आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर इंग्लिश रीडर की चैप्टर नंबर 1 को। टाइटल है द नाइट द गोस्ट गोट इन, यानी उस रात जब भूत अंदर आया। कहानी में नरेटर अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि कैसे एक रात जब उनके घर पर किसी के कदमों के चलने की आवाज़ें आने लगी तो उनका परिवार बहुत सी गलतफहमियों का शिकार बना। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि 17 नवंबर 1915 की रात को जो भूत हमारे घर के अंदर घुस आया था उसने गलतफहमियों का इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि मुझे अफसोस है कि मैंने उसे ऐसे ही चलते रहने क्यों नहीं दिया और बेड पर जाकर क्यों नहीं सो गया। उसके आने की वजह से मेरी माँ ने घर की खिड़की से बाहर एक जूता फेंका और मेरे दादाजी ने तो एक पुलिस को गोली मार दी। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने क्यों कभी उन कदमों की आहट पर ध्यान दिया। यह रात के 1:15 शुरू हुआ जब नीचे की डाइनिंग हॉल के टेबल के पास से किसी की जोर जोर से लगातार गोल गोल चलने की आवाज़ें आने लगी। मेरी माँ अपने कमरे में ऊपर सो रही थी, मेरा भाई दूसरे कमरे में और मेरे दादाजी अटारी में पुराने अखरोट के बने बिस्तर पर सो रहे थे, जो जैसा कि आपको याद होगा एक बार मेरे पिता उस पर से गिर पड़े थे। मैं अभी बाथटब से नहाकर बाहर ही निकला था और टॉवल से अपने आप को रगड़ने में व्यस्त था, तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। वे नीचे डाइनिंग रूम में टेबल के चारों ओर तेजी से चलते हुए किसी आदमी के कदम थे। बाथरूम से आने वाली रोशनी पीछे की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, जो सीधे डाइनिंग रूम में गिर रही थी। मैं प्लेट रेल यानी वो प्लेटों का स्टैंड जिस पर प्लेट रखी जाती है, मैं प्लेट रेल पर रखी प्लेटों की हल्की चमक देख सकता था, लेकिन मैं टेबल नहीं देख पा रहा था। कदम टेबल के इर्द गिर्द घूम रहे थे। बीच बीच में एक बोर्ड पर पैर रखने की वजह से चरमराहट की आवाज़ें आ रही थी। पहले मुझे लगा कि यह मेरे पिता या मेरे भाई रॉय है, जो इंडियानापोलिस गए थे और किसी भी समय उनके घर आने की उम्मीद थी। इसके बाद मुझे शक हुआ कि यह शायद कोई चोर है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह तो कोई भूत है। जब सब कुछ ऐसे ही लगातार 3 मिनट तक चलता रहा, तब मैंने दबे पांव हरमन के कमरे में पहुंचा। मैंने अंधेरे में फुसफुसाते हुए उसे हिलाया। उसने निराश बीगल होता है एक तरीके का डॉग की प्रजाति, तो उसने निराश होकर एक डॉग की तरह निराशजनक आवाज में कहा, ओह। हमेशा यह वहम रहता था कि रात में कोई आएगा और शायद उसको पकड़ ले जाएगा। मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ। फिर मैंने उसे कहा नीचे कुछ है। वह उठकर पीछे पीछे मेरी साथ सीढ़ी पर चला आया। हम दोनों ने साथ साथ सुना, लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं थी। कदम रुक गए थे। हरमन ने मेरी ओर कुछ घबराई हुई नज़र से देखा। मेरी कमर पर सिर्फ नहाने का टॉवल था। वह वापस बिस्तर पर सोना जाने चाहता था। वह वापस बिस्तर पर जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, वहाँ नीचे कोई है। तुरंत ही कदम फिर से शुरू हो गए। डाइनिंग रूम की टेबल के चारों ओर दौड़ते हुए आदमी की तरह चक्कर लगाने लगे और हमारी ओर भारी कदमों से एक बार में 2 लोगों की तरह सीढ़ी चढ़ने लगे। सीढ़ियों से नीचे अभी भी हल्की रोशनी आ रही थी। हमने कुछ भी आते नहीं देखा, हमने केवल सीढ़ियों की आवाज़ सुनी। हरमन अपने कमरे में भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सीढ़ियों के ऊपर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने घुटने उस पर टिका दिए। कुछ समय के बाद मैंने धीरे से दरवाज़ा फिर से खोला। वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी। हम में से किसी ने भी फिर कभी भूत की आवाज़ नहीं सुनी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर माँ जाग गई थी। उन्होंने अपने कमरे से बाहर झाँका और पूछा, तुम लड़के यहाँ पर क्या कर रहे हो? हरमन अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने उदास होकर कहा, कुछ नहीं माँ। लेकिन हरमन का चेहरा हरा पड़ चुका था, मतलब वो डरा हुआ था। माँ ने कहा,
वह सब नीचे क्या चल रहा है, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? हम दोनों ने माँ को देखा, मतलब कि वो आवाज़ें माँ ने भी सुनी थी। तभी माँ ने अचानक बोला, चोर! क्या वह चोरों की आवाज़ थी? मैंने धीरे से नीचे उतरकर उन्हें शांत करने की कोशिश की, क्योंकि जो नरेटर हैं वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़े हुए थे, तो वो सीढ़ियों से नीचे आकर अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करती है। मैंने कहा, हरमन चलो मेरे साथ नीचे चल के देखें। हरमन ने कहा कि मैं माँ के पास रुकूंगा, माँ बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तभी माँ ने कहा, तुम दोनों एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, हम पुलिस को बुला लेंगे। क्योंकि फ़ोन नीचे था इसलिए मुझे नहीं पता था कि हम पुलिस को कैसे बुलाएंगे, ना ही मैं पुलिस को बुलाना चाहता था। लेकिन माँ ने एक बेमिसाल फैसला लिया। उन्होंने अपने बेडरूम की खिड़की खोली, जो पड़ोसी के घर की खिड़की के सामने थी। एक जूता उठाया और उन्होंने इसे दोनों घरों को अलग करने वाली खाली गली के बीच से सामने वाले घर के कांच के शीशे में दे मारा। बेडरूम में कांच की खनक सुनाई दी। बेडरूम में रिटायर्ड बोर्डवेल और उनकी पत्नी रहते थे। बोर्डवेल पिछले कुछ सालों से काफ़ी ख़राब हालातों में थे और उन्हें हल्के फुल्के अटैक भी आते थे। हमारे जानने वाले यहाँ पर जितने भी आसपास में रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके के अटैक ही आते रहते हैं। अब अमावस्या की रात के लगभग 2 बज रहे थे। काले और नीचे बादल छाए हुए थे। बोर्डवेल 1 मिनट में ही खिड़की पर आ गए। वह चिल्ला रहे थे, थोड़ा गुस्सा हो रहे थे और अपनी बंद मुट्ठी को हिला रहे थे। हमने श्रीमती बोर्डवेल, मिसिस बोर्डवेल को यह कहते हुए सुना कि वो कह रही थी कि हम अपना ये घर बेच देंगे और प्योरिया वापस चले जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मिसिस बोर्डवेल की इस बात से ऐसा लगता है कि मिसिस बोर्डवेल अपने पड़ोसियों से परेशान है, इसलिए वो कह रही है कि हम यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे, हमें परेशान मत करो। लेकिन माँ को बोर्डवेल से बात करने में कुछ समय लगा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चोर! घर में चोर है। हरमन और मैंने माँ को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि यहाँ चोर नहीं बल्कि भूत है, क्योंकि माँ चोरों से ज़्यादा भूतों से डरती थी। बोर्डवेल ने पहले तो सोचा कि उनका मतलब है कि उसके घर पर चोर है, लेकिन बाद में वह शांत हो गया और अपने बिस्तर के पास लगे एक्सटेंशन 4 पर हमारे लिए पुलिस को बुलवाया। उन्होंने उनके खिड़की के गायब हो जाने के बाद, जब बोर्डवेल खिड़की से गायब हो गए, तो माँ ने अचानक एक और जूता फेंकने का मन बनाया। इसलिए नहीं कि इसकी और ज़रूरत थी, बल्कि जैसा कि माँ ने बाद में बताया कि क्योंकि खिड़की के शीशे के बीच में एक जूता मारने का जो रोमांच है वो उन्हें पसंद आया था। मतलब माँ को जूता फेंकने में बहुत मज़ा आया था, इसलिए वो दोबारा मारने की कोशिश कर रही थी जूते को, लेकिन मैंने उन्हें रोका। पुलिस बहुत ही कम समय में वहाँ पहुँच गई। एक फोर्ड सेडान में वे भरे हुए थे। फोर्ड सेडान एक गाड़ी का नाम है। तो फोर्ड सेडान में पुलिस वाले भरे हुए थे। 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक गश्ती गाड़ी में, ये पेट्रोलिंग करती हैं, जो रात रात में घूमकर जो पुलिस ये देख रही होती हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो वो पेट्रोलिंग जो गाड़ी है उसमें भी कुछ पुलिस वाले सवार थे, जिसमें लगभग 8 लोग थे और कुछ पत्रकार भी थे। उन्होंने हमारे सामने वाले दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। टॉर्च की रोशनी से दीवारों के ऊपर, नीचे आंगन में, उस पार हमारे घर और बोर्डवेल के जो बीच की गली है उसमें रोशनी मारकर उन्होंने सर्च करना शुरू किया। तभी उनमें से किसी एक ने चिल्लाया कि दरवाज़ा खोलिए, हम हेडक्वार्टर से आए लोग हैं। मैं नीचे जाकर उन्हें अंदर आने देना चाहता था क्योंकि वे बाहर खड़े थे, लेकिन मेरी माँ ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ पहना तो है ही नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो नरेटर है उन्होंने पहना ही नहीं था क्योंकि वे बाथरूम से अभी बाहर आए थे। तो माँ ने कहा कि तुमने कुछ नहीं पहना, तुम्हें ठंड लग जाएगी।
तो मैंने फिर से तौलिया मेरे चारों ओर बांध लिया। आखिरकार पुलिस ने हमारे बड़े भारी सामने के दरवाजे पर अपना कंधा रखा, जिससे मोटे बैल वाले शीशे, मतलब जिस दरवाजे में बहुत मोटे मोटे शीशे भी लगे थे, उस दरवाजे को उन्होंने तोड़ दिया। मैं हॉल पर फर्श पर लकड़ी की टूटने और शीशे के छींटे पड़ने की आवाज़ें सुन सकता था। उनकी लाइटें लिविंग रूम में चारों ओर चमक रही थी। किनकी? पुलिस की जो टॉर्च है, मतलब टॉर्च मार मार कर देख रहे थे वो। तो उनकी लाइटें लिविंग रूम में चारों ओर चमक रही थी। डाइनिंग रूम में हिलती हुई उनकी लाइट इधर उधर घूम रही थी, हॉलवे में घुस रही थी, सामने की सीढ़ी पर चढ़ रही थी और आखिर में पीछे की ओर चारों ओर वे तलाशी ले रहे थे। उन्होंने मुझसे अपने तौलिए में सबसे ऊपर खड़े पाया। एक भारी पुलिसकर्मी सीढ़ी पर चढ़ा और उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं यहाँ रहता हूँ। उसने फिर पूछा, अच्छा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है? तो नरेटर बता रहा है कि सच में ठंड थी। मैं अपने कमरे में गया और कुछ पतलून पहन ली। बाहर निकलते समय एक पुलिस कर्मी ने फिर मेरी पसलियों में बंदूक घुसा दी और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ। ऑफिसर इंचार्ज ने मेरी माँ को सूचना देते हुए कहा, यहाँ पर किसी के होने का कोई संकेत नहीं है मैम, शायद वह भाग चुका है। उसका चेहरा कैसा था? तो माँ ने बताया कि शायद वो 3-4 लोग थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे और दरवाजे बंद कर रहे थे। ऑफिसर ने कहा, वेल, ये तो बहुत अजीब बात है मैम, क्योंकि आपके सभी खिड़कियां और दरवाजे सभी तो अंदर से बंद थे। हम दूसरे पुलिस की आवाज़ें सुन सकते थे। अब देखिए दूसरे पुलिस क्या कर रहे हैं। दूसरे पुलिस हर जगह मौजूद थी, दरवाजे खोल रहे थे, दराजे खोली जा रही थी, खिड़कियां ऊपर नीचे की जा रही थी, फर्नीचर धीमी आवाज़ में गिर रहे थे, मतलब फर्नीचर को पलटा जा रहा था। आधा दर्जन पुलिसकर्मी ऊपर की मंजिल में सामने वाले दालान में अंधेरे से बाहर निकले। उन्होंने फर्श को खंगालना शुरू कर दिया, दीवारों से बिस्तर को हटा दिए, अलमारी में लगे हुए हुक से कपड़े फाड़ दिए, सूटकेस और बक्से अलमारी से खींच डाले। मतलब ऐसा बहुत सा कुछ किया। उनमें से एक को एक पुराना जीथर मिला। जीथर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे रॉय ने पूल टूर्नामेंट में जीता था। तो उनमें से एक को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिला और उसने उसे दूसरे पुलिस वाले को दिखाते हुए कहा, देखो जो, ये क्या है? जो नाम के पुलिस वाले ने उसे लिया और पलटा और फिर मुझसे पूछा, ये बताओ कि ये क्या है? ये सच था कि हमारे पास एक पालतू गिनी पिग था जो कभी कभी जीथर के अलावा कहीं और नहीं सोता था, लेकिन मुझे ऐसा उन्हें बताना नहीं चाहिए था। जो और दूसरे पुलिस वाले ने मुझे बहुत देर तक देखा। उन्होंने उस जीथर यानी उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वापस फिर सेल पर रख दिया। उसने कहा उस पुलिस वाले ने जिसने सबसे पहले माँ से बात की थी, उसने कहा, यहाँ किसी भी चीज़ का कोई संकेत नहीं है मैम। पुलिस वाले ने मुझे अंगूठा दिखाते हुए दूसरों को समझाया। मतलब सामने पुलिस खड़ी है, उनमें से एक पुलिस वाला नरेटर की तरफ अंगूठा दिखा रहा है और बाकी पुलिसों को ये कह रहा है क्या कि ये जो आदमी है ये नग्न था, बिल्कुल बिना कपड़ों के, और ये जो दूसरी महिला यहाँ खड़ी है, मतलब उसकी माँ को, ये मुझे महिला अजीब लगती है। पुलिस वाले की बात सुनकर जो बाकी पुलिस वाले थे वो सिर हिलाकर हामी भरते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोले। मैं बस मेरी तरफ देख रहे थे। थोड़ी सी खामोशी में हम सबने अटारी से चरमराहट की आवाज़ सुनी। एटिक एक जगह होती है घर पर, ऊपर वाला एक जगह है जहाँ पर, मतलब जैसे नीचे स्टोर रूम होता है ऐसे ही ऊपर भी एक जगह होती है। तो वहाँ पर दादाजी सोए हुए थे अटारी पर। तो अटारी से चरमराहट की आवाज़ें सुनाई दी। दादाजी शायद बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। जो नाम के पुलिस ने झट से पूछा, क्या हुआ? यहाँ पर क्या है? ये किस तरह की आवाज़ है? इससे पहले कि मैं कुछ हस्तक्षेप कर पाता या कुछ समझा पाता, 5-6 पुलिस वाले वहाँ अटारी में एटिक के जो दरवाजे हैं उसकी ओर दौड़ पड़े। मुझे एहसास हुआ कि अगर वे बिना बताए या फिर यहाँ तक कि बताने
बताकर घोषणा करके दादाजी के पास भी गए तो उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। दादाजी एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जिनमें उनका मानना था कि जनरल मीड के लोग स्टोन वॉल जैक्सन के लगातार हमलों के कारण पीछे हटने लगे हैं और यहाँ तक कि भाग रहे हैं। देखिए, जो दादाजी है वो अपने आप को सोच रहे हैं कि वो जनरल मीड में शामिल है और उनकी जो सेना है वो पीछे हट रही है, भाग रही है लड़ाई से। ठीक है, जब मैं अटारी पर पहुंचा तो चीज़ें बहुत उलझी हुई थी। दादाजी ने स्पष्ट रूप से यह समझ लिया कि पुलिस मीड की सेना से भागे हुए लोग हैं जो उनकी अटारी में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। वह लंबे ऊनी अंडरवियर के ऊपर एक लंबा फ्लालेन नाइटिंगेल, एक नाइट कैप और छाती के चारों ओर चमड़े की जैकेट पहने हुए बिस्तर पर उछलकर बाहर खड़े थे। पुलिस को तुरंत ही यह एहसास हो गया कि यह गुस्से में सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी इसी घर में रहता है, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कुछ कहने का मौका मिल पाता, दादाजी दहाड़े, पीछे हटो, कायर कुत्तों, पीछे हटो, कमज़ोर मवेशियों। यह कहते हुए उन्होंने एक ऑफिसर को बुलाया जिसने उस जीथर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उठाया था। उसके सिर पर एक जोरदार तमाचा मारा जिससे वह गिर पड़ा। बाकी लोग पीछे हटे, लेकिन इतनी तेजी से नहीं। दादाजी ने पुलिस की बंदूक उसकी पिस्तौलदान से निकाल ली और उसे फिर हवा में फायर किया। ऐसा लग रहा था कि आग की लपटें छत पर गिर गई हों, अटारी में धुआं भर गया हो। एक पुलिस वाले ने गाली दी और अपने कंधे पर हाथ रख लिया। अब देखिए, पुलिस वाले ने गाली क्यों दी और अपने कंधे पर हाथ इसलिए रखा क्योंकि जब दादाजी ने फायरिंग करी तो एक गोली पुलिस वाले के कंधों मतलब बाजू में, हाथों में जा लगी, जिसकी वजह से वो भला बुरा कह रहा है दादाजी को। तो एक पुलिस वाले ने गाली देते हुए अपने कंधों पर हाथ रख लिया। किसी तरह हम सब फिर से नीचे उतरे और बूढ़े आदमी यानी दादाजी को अंदर कमरे में ही बंद कर दिया। उन्होंने अंधेरे में एक दो बार और गोली चलाई और फिर बिस्तर पर वापस चले गए। मैंने हाँफते हुए जो नाम के पुलिस को समझाया कि वह दादाजी थे। उन्हें लगता है कि तुम भगोड़े हो। जो नाम के पुलिस ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा कि वह यही सोच रहे होंगे। जब हम उनके पास गए, पुलिस वाले दादाजी के अलावा किसी और को पकड़े बिना जाने को तैयार नहीं थे। यह रात उनके लिए एक हार वाली रात थी, मतलब जहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला था। इसके अलावा उन्हें इस घर की जो व्यवस्था है वो भी बहुत अजीब लग रही थी। कुछ चीज़ें नकली लग रही थी क्योंकि मैं उनकी नज़र को देखकर यह समझ सकता था। वे फिर से चीज़ों की जांच करने के लगे। एक रिपोर्टर, दुबले पतले चेहरे वाला, दुबला पतला उसका शरीर, वह आदमी मेरे पास आया। मैंने माँ का एक ब्लाउज़ पहन लिया क्योंकि मुझे पहनने को और कुछ मिला ही नहीं। रिपोर्टर ने मेरी ओर शक और दिलचस्पी के साथ देखा। उसने पूछा, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, असली बात क्या है? मैंने उसके साथ खुलकर बात करने का फैसला किया। मैंने उससे कहा, हमारे घर एक भूत था, हमारे घर भूत आए थे। वह मुझे बहुत देर तक देखता रहा जैसे कि मैं एक स्लॉट मशीन हूँ जिसमें उसने कॉइन डाला है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर वह वहाँ से चला गया। पुलिस ने उस पुलिस वाले को फॉलो किया जिसे दादाजी ने गोली मारी थी। अब वह पट्टी से बंधी हुए हाथों को पकड़े बहुत ही बुरा भला गाली देता हुआ बाहर जा रहा था। जिसने जीथर को पकड़ा था, उस पुलिस वाले ने कहा, मैं उस बूढ़े पक्षी यानी उस बुजुर्ग आदमी से अपनी बंदूक वापस लेने जा रहा हूँ। तो जो नाम के पुलिस वाले ने कहा, हाँ, आप ही तो जाओगे, और कौन जाएगा लेने? तो मैंने उनसे कहा कि मैं अगले दिन स्टेशन में आकर बंदूक वापस लौटा जाऊंगा। उनके जाने के बाद माँ ने पूछा, उस पुलिस वाले का क्या मामला था? मैंने बताया कि दादाजी ने उसको गोली मारी थी। माँ ने पूछा, किस लिए? मैंने उन्हें बताया कि दादाजी को लगा कि वह एक भगोड़ा आदमी था। माँ ने कहा, कुछ भी हो, वह बहुत अच्छा दिखने वाला व्यक्ति था।
अगली सुबह नाश्ते के समय दादाजी एकदम तरोताज़ा और चुटकुलों से भरे हुए थे। हमें पहले लगा कि उन्हें याद ही नहीं होगा कि कल आखिरकार क्या हुआ था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अपनी कॉफ़ी का तीसरा कप पीते ही उन्होंने मुझे और हरमन से पूछा, कल रात घर के आसपास इतनी सारी पुलिस क्यों खड़ी थी? नरेटर को आश्चर्य हुआ कि दादाजी, देखिए इस लास्ट लाइन का मतलब है कि नरेटर को आश्चर्य हुआ कि दादाजी को पुलिस वालों के बारे में पहले से ही पता था और उन्होंने सभी को यह सोचकर मूर्ख बना दिया कि वह अपने होश में नहीं है। यहीं पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में।